हेलो गाइस, तो आ गई हूँ मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके, जिसकी स्टोरी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा के मेन लीड मिस्टर ली शेंग को दिखाया जाता है, जिनका बहुत बुरा कार एक्सीडेंट होता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर ली शेंग तो बेड पे बेहोश पड़े हुए थे, जबकि उनकी वाइफ मूशी उनके पास ही बैठी हुई थी और उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड गोयान भी। मूशी गोयान को बताती है कि कुछ दिन के बाद हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन अब ली शेंग की स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चोट लगी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी जाग पाएगा। तो गोयान उसे कहता है कि इसका मतलब है कि अब तुम उसके साथ शादी नहीं करोगी। मूशी उसका हाथ पीछे करती है और उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ली शेंग को कभी भी इस बात का पता नहीं चलने दूंगी कि हम दोनों का एक बच्चा भी है और मैं अपने बच्चे को भी इस फैमिली में लेके आऊंगी। ये बात सुन के गोयान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मूशी डॉक्टर को कॉल करके वज़ेक्टमी के लिए बोलती है। ये बात सुन के गोयान बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि तुम मिस्टर ली शेंग की वज़ेक्टमी क्यों करवाना चाहती हो? तो मूशी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरे साथ और बच्चे पैदा कर सके। जैसे ही इसे होश आएगी तो मैं इसे बता दूंगी कि इसे एज़ोस्पर्मिया हुआ है, इसी वजह से ये मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। उसे लगता था कि ली शेंग बेड पे बेहोश पड़ा हुआ है, जबकि ली शेंग तो जाग रहा था। और ये बातें सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मूशी, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन तुम किस हद तक गिर सकती हो। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर ली शेंग अभी बहुत यंग है, हमें उनकी वज़ेक्टमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मूशी उसे कहती है कि नहीं, हम दोनों की शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि ली शेंग को कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसीलिए मैं उसे एक बेबी अडॉप्ट करके दूंगी। डॉक्टर उसकी बात से कन्विंस हो जाते हैं। इधर ली शेंग भी ये बात सुन लेता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा जालिम हो। तभी डॉक्टर्स की पूरी टीम भी वहां पर आ जाती है और वो ली शेंग को लेके वहां से चले जाते हैं। मूशी डॉक्टर को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देती है कि प्लीज ली शेंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसे ज्यादा पेन भी ना हो, उसे पता भी ना चले कि हमने उसके साथ क्या किया है। फिर उसे ओटी में भेजने से पहले वो उसके फोरहेड के ऊपर किस भी करती है। ये बात तो गोयान को थोड़ी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हमें ली शेंग को दिखाया जाता है, जो ओटी में जाते जाते थोड़ी थोड़ी अपनी आंखें भी ओपन कर रहा था। वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इस काम को रोक भी सकता हूँ, लेकिन मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। लेकिन अभी मैं मूशी को उसके सब काम करने देता हूँ और अपने बारे में मैं बाद में सोचूंगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मूशी किस हद तक गिर सकती है। नेक्स्ट सीन में ली शेंग जैसे ही ओटी से बाहर आता है तो मूशी उसके सामने ही खड़ी हुई थी। मूशी उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? ली शेंग उसे कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सारी रात तुमने यहाँ पर ही मेरा वेट किया, तुमने रेस्ट भी नहीं किया, प्लीज तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मूशी कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसलिए मैं रेस्ट नहीं कर रही थी, और इसी के साथ ही वो बेड पे लेट के सो जाती है। तभी उसके मोबाइल के ऊपर काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे। ली शेंग उसका मोबाइल पकड़ लेता है और मैसेजेस देखना शुरू कर देता है। ली शेंग गोयान और मूशी की चैट पढ़ रहा था, जहाँ पर वो दोनों अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे। मूशी कहती है कि बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं अपनी बेटी को अपने पास हमेशा के लिए रख लूंगी और ली शेंग को किसी बात का पता भी नहीं चलेगा और फिर हम हमेशा हंसी खुशी रहेंगे। साथ में वो दोनों डोली के बर्थडे केक का भी जिक्र कर रहे थे। ली शेंग ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। तभी उसके मोबाइल के ऊपर कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसका शादी का ड्रेस बिल्कुल रेडी है, वो आकर ट्राई कर सकता है, और उसके साथ ही उसके ड्रेस की उसे इमेजेस भी भेज दी जाती हैं। वो सारे इमेजेस को देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर ली शेंग अपनी सिस्टर टीना को कॉल करता है, जो कि इंग्लैंड में थी। वो उसे कॉल करके कहता है कि मैं अपनी सर्जरी करवाना चाहता हूँ। वो उसे पूछती है कि मूशी कहाँ पर है, तो ली शेंग उसे कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसकी बहन कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर को देखूंगी और जैसे ही अरेंज हो जाता है मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। फिर ली शेंग अपने लॉयर को भी कॉल करके कहता है कि मैं अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाहता हूँ, कि आप इसे डिले कर सकते हैं, और वो भी उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ मूशी तो बहुत आराम से सो रही थी और करवटें भी बदल रही थी। नेक्स्ट सीन में ली शेंग सो रहा था और मूशी उसके बेड के पास बैठे हुए रोए चले जा रही थी और उसने अपने हाथ में एक रिपोर्ट भी पकड़ी हुई थी। ली शेंग की आंख जैसे ही खुलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। मूशी उसे डरते डरते बताती है कि तुम्हें एज़ोस्पर्मिया हो गया है, तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। ली शेंग कहता है कि आखिरकार एक्टिंग करने का टाइम आ ही गया। फिर मूशी उसे कहती है कि भले कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों किसी वेलफेयर से बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। तो ली शेंग भी कहता है कि हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मूशी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि ऐसा लगता है जैसे इसे सारी बातों का पहले से ही पता हो। फिर ली शेंग उसे कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग वेलफेयर चलते हैं ताकि बच्चा अडॉप्ट कर सकें।
तभी मूशी के मोबाइल के ऊपर कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है। ये बात सुन के वो बहुत हैरान होती है और लीशेंग से इसके बारे में पूछती है। लीशेंग उसे कहता है क्योंकि हमारी शादी अब डिले हो गई है, इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा डिले करवा दिया है, हम उसे दोबारा रिन्यू करवा लेंगे। लीशेंग मूशी को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। मूशी उसे पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रहे हो। लीशेंग उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं ठीक नहीं हूँ ना इसलिए, और इसी के साथ ही उसे वेलफेयर हाउस चलने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं। लीशेंग तो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था। वो जैसे ही अपनी गाड़ी के अगला दरवाजा खोलती है तो सामने एक रिस्ट वॉच पड़ी हुई थी। वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि तुम पिछली सीट पर बैठो, वहाँ पर तुम ज्यादा कंफर्टेबल बैठोगे। लीशेंग चुपचाप पिछली सीट पर बैठ जाता है और वहाँ पर उसके साथ एक केक पड़ा हुआ था जो कि मूशी ने डॉली के लिए खरीदा था। लीशेंग तो उस केक के बारे में ऑलरेडी जानता था, लेकिन वो उससे पूछता है कि ये केक किस लिए खरीदा। वो कहती है कि ऑफ कोर्स आज तुम डिस्चार्ज हुए हो। मूशी कहती है कि आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो ना, और इसी सेलिब्रेशन के लिए मैंने केक खरीदा है। लेकिन लीशेंग तो इस बात के बारे में ऑलरेडी जानता था। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑर्फन हाउस का दिखाया जाता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो डॉली भागते भागते मूशी के पास आती है और उसे मामा कह के बुलाती है। मूशी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और उसे पीछे करती है। वो लीशेंग से कहती है कि एक्चुअली ये बच्चे अनाथ होते हैं ना, इसीलिए किसी को भी देख के उसे मामा बोल देते हैं। लेकिन लीशेंग कहते हैं कि इस बच्ची की शक्ल तुम्हारे साथ बहुत मिल रही है, मेरे ख्याल से हमें इसे ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। फिर लीशेंग वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। तो मूशी भी डॉली से कहती है कि डॉली अब हम आपको घर लेके जाएंगे, इसीलिए अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो डॉली भी खुश हो जाती है। इधर लीशेंग जैसे ही कॉरिडोर में से गुजर रहा था तो वहाँ पर टीचर्स आपस में बात कर रही थी कि मिस मूशी अपनी बेटी को रिसीव करने आई हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया था कि माँ होने के बावजूद भी अपनी बेटी को उन्होंने यहाँ पर सबमिट करवाया था। लीशेंग भी उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मूशी गोयान के साथ आ जाती है। वो उनसे कहती है कि मैंने कितनी दफ़ा कहा था कि इस राज को तुम लोग अपने दिल में ही रखोगे। वो लड़कियां उसे सॉरी बोलती हैं। गोयान भी मूशी के साथ ही खड़ा था जो अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा था। मूशी कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो गोयान उसे बताता है कि मुझे फॉरेन कंट्री ट्रिप के लिए जाना है, लेकिन तुम्हारी और डॉली की बहुत फिक्र रहती थी। मूशी कहती है क्या फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और लीशेंग डॉली को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। फिर मूशी अपने बैग में से एक रिस्ट वॉच निकालती है और गोयान को गिफ्ट करती है। वो कहती है कि ये हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। गोयान कहता है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए और तुम मुझे हमेशा ही इसी तरह की रिस्ट वॉच गिफ्ट करती हो, आई रियली लाइक इट। और उसी वक्त वहाँ पर डॉली भी आ जाती है मैनेजर के साथ। वो गोयान को देखते ही बाबा कह के बुलाती है। लीशेंग को भी पता चल जाता है कि आखिरकार गोयान ही इसका रियल फादर है। फिर जैसे वो रूम का दरवाजा खोलते हैं तो सामने लीशेंग था। मूशी उसे देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। मूशी उसे गोयान के बारे में बताती है कि ये यहाँ का मैनेजर है और अक्सर इस किस्म के कामों के लिए ये यहाँ पर आता जाता रहता है। लीशेंग भी उसे सरसरी सा ग्रीट करता है और फिर वो मूशी से कहता है कि मैं गाड़ी में बैठ के तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके वहाँ पर आ जाना। मूशी उसे रुकने के लिए बोलती है कि प्लीज तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम गोयान से ही सिग्नेचर करवा लो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर लीशेंग अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है और अपनी सिस्टर को कॉल करता है। उसकी सिस्टर बताती है कि मैंने तुम्हारी कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर दी है, जो कि कुछ दिन में ही इम्प्रूव हो जाएगी और तुम फिर यहाँ पर ही आ जाओगे। लीशेंग कहता है कि ठीक है, अब मैं वेट नहीं कर सकता। फिर दूसरी तरफ हमें मूशी को दिखाया जाता है जो गोयान और डॉली के साथ अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि डॉली वापस से उनके घर जू आ गई थी। लीशेंग को ये देख के बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर उन दोनों की फोटो पड़ी हुई थी। लीशेंग उसे पकड़ के नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है जो आते ही लीशेंग को नीचे धक्का देता है। वो कहता है कि अब तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैं और मूशी काफी देर से हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और हमारी एक बच्ची डॉली भी है जिसे हमने एक्टिंग के तौर पर रखा था और अब हम उसे वापस भी ले आए हैं। लीशेंग कहता है कि मूशी मेरे साथ शादी करने वाली है और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। गोयान ये बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ, वो कभी भी तुम्हारी साइड नहीं लेगी। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ पे कट लगा लेता है और मूशी को आवाज देता है। मूशी भी वहाँ पर आ जाती है और आते ही गोयान को उठाती है। गोयान उसे कहता है कि लीशेंग नीचे गिर गया था, मैं बस उसे उठाने में उसकी हेल्प कर रहा था। तो मूशी उसे गुस्सा होते हुए कहती है कि लीशेंग अब तुम इस तरह की हरकतें करोगे, अब तुम वैसे ही पैरालाइज हो चुके हो, तुम्हें तो हमारी हेल्प लेनी चाहिए। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और डॉली भी गोयान को पकड़ते हुए कहती है कि लीशेंग अंकल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इन्हें फौरन से हमारे घर से निकालो। मूशी कहती है कि लीशेंग आई थिंक तुम ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। और ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लीशेंग उसे पीछे से आवाज देके कहता है कि अगर मैं मर गया तो क्या तुम मुझे देखने के लिए आओगी। तो मूशी उसे कहती है कि तुम सिर्फ पैरालाइज हुए हो, मरोगे नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। लीशेंग तो नीचे बैठे ही जोर जोर से रोना शुरू कर देता है।
फिर लीशेंग बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी व्हीलचेयर के ऊपर बैठता है और वो अपने दिल में सोच रहा था कि मूशी बस 2 दिन, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नजर नहीं आऊंगा। फिर वो एक होटल में चला जाता है अपना लगेज पैक करके। दूसरी तरफ हमें मूशी को दिखाया जाता है जो उसके मोबाइल पर कॉल करती है। वो कहती है कि अगर तुम एक दफा गोयान से माफी मांग लो तो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, और वैसे भी तो कल हमारी शादी होने वाली है ना। लीशेंग अपने दिल में सोचता है कि अभी मैं इसे कुछ नहीं बता सकता, और इसी के साथ कहता है कि हाँ, हमारी शादी जरूर होगी। तभी वहाँ पर उसे गोयान आवाज दे देता है तो मूशी कॉल बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मूशी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी सी ब्राइडल रेडी हो रही थी। तभी लीशेंग की कॉल आती है जो उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन वो कॉल बंद किए ही साइड पे फोन रख देती है। असिस्टेंट आके उसे फाइल दिखाते हुए कहता है कि क्या आप वाकई ही अपने 50% के शेयर मिस्टर गोयान को ट्रांसफर करना चाहती हैं। तो मूशी कहती है कि हाँ, लेकिन 50% लीशेंग के नाम पर ही रहेंगे ताकि उसे इस बात का शक न हो। फिर मूशी अपना मेकअप कंप्लीट करवा के वहाँ से जाने लगती है तो असिस्टेंट उसे उसका मोबाइल देती है जिसपे कॉल अभी भी चल रही थी। मूशी मोबाइल पकड़ते ही लीशेंग से कहती है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं। लीशेंग कहता है कि नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि मैं शादी पे टाइम पे पहुँच जाऊंगा। तभी मूशी को लीशेंग की याद आ रही थी जिसने उसे कहा था कि मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ जब तुम वेडिंग ड्रेस पहन के आओगी। फिर मूशी अपनी पार्टी में आ जाती है और वो गोयान के साथ खड़ी हुई थी। सब लोग उससे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें लीशेंग को भी दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर था और उसने अपने हाथ में कैलिफोर्निया का बोर्डिंग पास भी पकड़ रखा था। इधर मूशी वेट कर रही थी कि अभी तक लीशेंग क्यों नहीं पहुंचा। तभी असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मिस्टर लीशेंग फ्लाई कर गए हैं और उनका एरोप्लेन समुद्र में डूब के क्रैश कर गया है। ये बात सुनते ही मूशी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन गोयान उसे कहता है कि वो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा होगा, इसीलिए रिलैक्स रहो, और इसी के साथ ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी मूशी को याद आ रहा था कि एक दफा लीशेंग ने उसे कहा था कि हमारी शादी पे सब लोग हमें ड्रिंक करने के लिए बोलेंगे, इसीलिए मुझे ड्रिंक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन लीशेंग तो जैसे ही ड्रिंक करता है वो बेहोश हो रहा था और मूशी उसे छोड़ के जाने लगती है, लेकिन लीशेंग उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तो मूशी भी कहती है कि हाँ हाँ, छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर दूसरी तरफ उसकी वेडिंग का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ मूशी तो लीशेंग के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रही थी, जबकि गोयान उसे बार बार सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है कि उसने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। तभी असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मिस्टर लीशेंग के बारे में पता चला है कि वो 2 दिन पहले ही घर छोड़ के चले गए थे और होटल में स्टे कर रहे थे, और एरोप्लेन वाली बात भी बिल्कुल सच थी। मूशी बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है तो गोयान उसका हाथ रोक लेता है। वो कहता है कि वेट करो, अभी मैं घर के मेड्स को कॉल करके पूछता हूँ। लेकिन मेड्स कहते हैं कि क्या आप वाकई लीशेंग के बारे में पूछ रहे हैं? आपने तो खुद ही कहा था कि अगर वो घर आए तो दरवाजा मत खोलना। ये बात सुनते ही मूशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गोयान दोबारा फिर से मूशी को चेयर पे बैठने के लिए बोलता है और उसे बड़े अच्छे से रिलैक्स करता है। वो कहता है कि लीशेंग तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए वो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा होगा। तभी वहाँ पर डोली भी आ जाती है। डोली कहती है कि गोयान बाबा ने मुझे कहा था कि लीशेंग अंकल की आपके साथ शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहें। ये बात सुन के मूशी बहुत हैरान होती है। वो गोयान को गुस्से से कहती है कि तुमने बच्ची को ये सिखाया है? गोयान उसे कहता है कि नहीं, मैं तो बस बच्ची को वैसे ही सेटिस्फाइड कर रहा था। लेकिन मूशी उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शादी में आए हुए सभी लोग बात कर रहे थे कि मिस्टर लीशेंग अपनी वेडिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए क्योंकि वो तो माजूर हो चुके हैं, और वैसे भी मूशी आजकल ज्यादा गोयान के साथ ही रहती हैं और इसीलिए उस बेचारे के साथ तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। ना ही उसका कोई फैमिली मेंबर है जो कि शादी अटेंड कर सकता हो। मुझे तो लगता है कि मिस मूशी ने भी उसे छोड़ दिया है, इसीलिए वो गोयान के साथ ही शादी कर लेंगी। मूशी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि लीशेंग ही मेरा हस्बैंड है और मैं उसी के साथ ही शादी करूंगी। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पेरेंट्स उसके सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता चला है कि लीशेंग एक होटल में स्टे कर रहा है और बहुत जल्दी फॉरेन कंट्री भी जाने वाला है। ऐसा करो कि तुम गोयान से ही शादी कर लो, वैसे भी तुम दोनों का परफेक्ट मैच रहेगा। मूशी अपने पेरेंट्स से कहती है कि इसका मतलब आप लोग भी गोयान के साथ मिले हुए हैं। उसके फादर कहते हैं कि देखो, मिलने की तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लीशेंग की आधी प्रॉपर्टी तो गोयान के नाम कर ही चुकी हो और बाकी के जो शेयर्स हैं वो भी लीशेंग से हम आहिस्ता आहिस्ता सिग्नेचर करवा ही लेंगे, तो भला फिर उसे रखने का क्या फायदा है। ऐसा करो, तुम गोयान के साथ शादी कर लो, वैसे भी वही तुम्हारी बेटी का ओरिजिनल फादर भी है। तभी मूशी को एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर गोयान उसे कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर दो और मैं उन्हें डबल कर दूंगा क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं। मूशी गोयान को अप्रिशिएट करती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे बिजनेस की कितनी ज्यादा फिक्र है ना, और इसी के साथ ही वो एग्री हो जाती है। फिर उसे प्रेजेंट सीन याद आ रहा था कि यानी कि ये सब कुछ गोयान ने धोखे से करवाया था। वो तो पहले ही लीशेंग को नुकसान पहुंचाना चाहता था।
मुशी के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, सोचना बंद करो और चलो हमारे साथ गोयान के साथ शादी कर लो। मुशी अपनी माँ का हाथ झटक देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं गोयान के साथ शादी नहीं करूंगी। फिर उसके फादर भी उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन मुशी दोनों से कहती है और उसके बाद पूरे हॉल की तरफ मुंह करके कहती है कि मैं सबको एक ही दफा बता दूं, मेरी शादी होगी तो ली शेंग के साथ होगी, भले वो जिंदा रहे या मर जाए, कुछ भी हो मैं उसी के साथ ही शादी करूंगी। मुशी अपनी बात कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ गोयान डोली से कहता है कि आप चाहते हो कि मामा और बाबा हमेशा साथ रहें तो उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। डॉली कहती है कि हाँ, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी गोयान एक ग्लास पकड़ के तोड़ देता है और उसका कांच पकड़ के डॉली का हाथ जख्मी कर देता है और फिर डॉली को लेके मुशी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने ही डॉली को पानी पीने के लिए दिया था और ग्लास टूट के उसके हाथ पे लग गया है। उसकी माँ भी मुशी से कहती है कि जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके राइट हैंड के ऊपर चोट लगी है, अदरवाइज उसके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। मुशी जल्दी से अपनी बच्ची को गोद में उठाती है और वहाँ से लेके जाती है। फिर उसकी माँ गोयान को भी उसके पीछे जाने के लिए बोलती है कि मुशी के ऊपर नजर रखना। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर बता रहे थे कि डॉली के हाथ पे काफी गहरी चोट लगी है, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी। तभी मुशी वहाँ से जाने लगती है तो गोयान उसे स्टॉप करते हुए कहता है कि हमारी एक ही बेटी है, प्लीज उसके लिए रुक जाओ। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप अपनी बच्ची को छोड़ के जाएंगे तो उसकी मेंटल कंडीशन पे काफी असर पड़ेगा। और डॉली भी रोते हुए कहती है कि मामा प्लीज मुझे छोड़ के ना जाना। सबके इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से मुशी वहाँ पर ही बैठ जाती है। तभी गोयान डॉली से कहता है कि चलो टीवी देखते हैं। जैसे ही वो टीवी ऑन करता है तो सामने वही रिपोर्ट चल रही थी और डेड बॉडीज को उठाया जा रहा था। मुशी उसे टीवी लगाने के लिए बोलती है, लेकिन गोयान कहता है कि छोटी बच्ची है, ऐसी खबरें देख के डर जाएगी। और डॉली भी यही कहती है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है मामा, मैं तो कार्टून देखना चाहती हूँ। तभी मुशी के मोबाइल पे असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि प्लेन क्रैश वाले लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और उनकी डेड बॉडी में से हमें मिस्टर ली शेंग के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुशी कहती है कि ठीक है, मैं उस जगह पर आ रही हूँ। वो बहुत ज्यादा तेज ड्राइव करके जाती है, यहाँ पर तक कि सिग्नल पर भी एक लड़का उसे काफी बातें सुना रहा था। मुशी दोबारा फिर से तेज स्पीड में अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देती है और सामने से एक ट्रक आ रहा था, उसका एक्सीडेंट होते हुए बाल बाल बचता है। तभी मुशी को फ्लैशबैक का सीन याद आ रहा था, जहां पर उसने अपने असिस्टेंट को ली शेंग का एक्सीडेंट करवाने के लिए बोला था और कहा था कि मेक श्योर कि वो जिंदा रहे, बस वो पैरालाइज हो जाए। मुशी जोर जोर से रोने लगती है और अपने मुंह पे थप्पड़ मारने लगती है। वो कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, ली शेंग के साथ मैंने कितना ज्यादा गलत किया ना। तभी ट्रक का ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है। वो मुशी से कहता है कि तुमने जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, मुझे पैसे दो। मुशी उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो मुशी जल्दी से उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है, लेकिन जैसे ही वो अपना मोबाइल फोन पकड़ती है तो उसमें ली शेंग के काफी सारे मैसेजेस थे जो तो उसने ओपन ही नहीं किए थे। फिर वो ली शेंग के मैसेजेस ओपन करती है, जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि जब वो वेडिंग गोन सेलेक्ट करने के लिए गोयान के साथ गई थी, तभी ली शेंग के मैसेजेस आ रहे थे कि ये वाला वेडिंग गोन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और उसने काफी ज्यादा वेडिंग गोन्स की उसे पिक्चर्स भी भेजी थी। मुशी दोबारा फिर से जोर जोर से रोने लगती है। वो गाड़ी के हैंडल के ऊपर भी हाथ मार रही थी। वो कहती है कि मैं कितनी ज्यादा बुरी हूँ ना, मैंने ली शेंग की बिल्कुल भी कदर नहीं की। तभी ड्राइवर दोबारा फिर से आ जाता है। वो उसे कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मुशी उसे भी गुस्से में जाने के लिए बोलती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि मुझे तो मुश्किल में लग रही हो, मैं तुम्हें अपने ट्रक के ऊपर लिफ्ट दे सकता हूँ। फिर मुशी भी उस आदमी के ट्रक में बैठ जाती है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें कहाँ पर ड्रॉप करूँ, तो मुशी उसे वही लोकेशन बताती है जहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। वो आदमी कहता है कि आप वहाँ पर जाके क्या करेंगी, वहाँ पर तो बस आपको डेड बॉडीज ही मिलेंगी। तभी उस आदमी को याद आता है कि मेरा भाई भी रेस्क्यू टीम में है। वो उसे कहता है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर कोई सर्वाइवल है। तभी वो आदमी अपने भाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या कोई आदमी जिंदा भी बचा है। तो वो उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो निचले हिस्से से पैरालाइज था। ये बात सुनते ही मुशी उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लेती है। वो आदमी बताता है कि बस उसकी भी चंद ही सांसें बची हैं, अगर आप उसे देखना चाहती हैं तो जल्दी से यहाँ पर आ सकती हैं। मुशी उसकी बात का जवाब भी नहीं देती और वहाँ से भाग जाती है उसे देखने के लिए। जैसे ही मुशी उस जगह पर पहुंचती है तो सामने पुलिस खड़ी थी जो उसे रोक लेती है और उसे अंदर जाने नहीं देती। तभी रेस्क्यू टीम का एक मेंबर आता है और उससे पूछता है कि क्या मेरी आपके साथ फोन पे बात हुई थी। मुशी कहती है कि हाँ, मेरी ही बात हुई थी। वो लड़का उसे बताता है कि हमें बहुत अफसोस है, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है, आप आके उसका फेस देख सकती हैं। ये बात सुनते ही मुशी जल्दी से वहाँ पर जाती है और ली शेंग का नाम लेके जोर जोर से रोए चले जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसका फेस देखती है तो वहाँ पर ली शेंग नहीं बल्कि कोई और ही आदमी था। मुशी कहती है कि ये ली शेंग नहीं है और ये कह के वो वहाँ
से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें ली शेंग को दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया पहुंच चुका था। उसकी बहन टीना उसे रिसीव करने के लिए आती है। वो कहती है कि थैंक गॉड तुम बिल्कुल सेफ हो। ली शेंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि सेम टाइम में 2 फ्लाइट्स ने फ्लाई किया था और उसमें से एक फ्लाइट क्रैश कर गई थी, जबकि मेरी फ्लाइट सेफ लैंडिंग हुई है। फिर टीना उसकी व्हीलचेयर पकड़ लेती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। वो उसे कहती है कि देखना मैं आपका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी हमें डॉक्टर लोरी को दिखाया जाता है। टीना उसे अपने भाई का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती है। तभी ली शेंग को ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स आके टीना को बताती है कि आपके भाई की कंडीशन ठीक नहीं, प्लीज आप प्रेयर करें। फिर ली शेंग का ऑपरेशन काफी देर तक चलता है। तभी डॉक्टर लोरी भी बाहर आ जाती हैं। टीना पूछती है कि मेरा भाई कैसा है। डॉक्टर लोरी बताती हैं कि वो ठीक नहीं है। वो उसे बताती हैं कि वो ठीक नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा ठीक हो गया है और कुछ ही देर के बाद वो चलना फिरना शुरू कर देगा। टीना पहले तो घबरा जाती है, उसके बाद डॉक्टर लोरी को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ हमें मूशी को दिखाया जाता है जो कि एक फोटो पकड़ के रोए चले जा रही थी। उसके पेरेंट्स उसके पास खाना लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मूशी तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज खाना खा लो। लेकिन मूशी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। उसकी माँ उसे कहती है कि प्लीज खाना खा लो, अदरवाइज तुम बीमार पड़ जाओगी। और वो साइड टेबल के ऊपर खाना रख देती है और मूशी से कहती है कि प्लीज खाना खा लेना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मूशी ने अपने हाथ में फोटो पकड़ी हुई थी जो उसकी और ली शेंग की थी। मूशी फोटो की तरफ देखते हुए रो रही थी। मूशी कहती है कि ली शेंग मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और इसी के साथ ही वो फोटो को हक कर लेती है। दूसरी तरफ हमें ली शेंग को दिखाया जाता है जो कि रिकवरी रूम में आ चुका था और उसके पास में टीना खड़ी हुई थी। टीना उसे कहती है कि अब आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, डॉक्टर लुई ने कहा है कि आप कुछ दिन में ही चलने लगेंगे। ली शेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। तभी टीना के मोबाइल पर उसके बाबा की कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं और वो भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। टीना कहती है कि मैं भी आपको देखने के लिए आती हूँ। टीना कॉल बंद करके ली शेंग की तरफ देखती है, लेकिन ली शेंग उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा और वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा नर्सेज और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इसीलिए आप जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीना को दिखाया जाता है जो ली शेंग को लेके घर पे आ जाती है और उसके साथ में उनके सूटकेसेस भी थे। टीना ली शेंग के लिए वॉकर भी लेके आई थी जिसकी मदद के साथ वो चलना स्टार्ट कर सकता था। तभी टीना के मोबाइल के ऊपर कॉल आती है और उसके फादर उसे चिकन सूप बनाने के लिए बोल रहे थे। टीना कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी से खाना बना के लेके आती हूँ। फिर टीना किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए और इधर ली शेंग अकेला ही बैठा हुआ था। फिर टीना को कोई काम याद आता है और वो अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। ली शेंग अपना वॉकर पकड़ के अपने सामने रखता है और कहता है कि मुझे खुद ही चलने की हिम्मत करनी होगी और इसी के साथ ही वो अपने पाँव के ऊपर वजन डाल के उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो मूशी की मदर के साथ बैठा हुआ था। उसकी माँ उसे बता रही थी कि मूशी तुमसे मिलना नहीं चाहती और ना ही वो किसी के साथ बात कर रही है। गोयान आंटी से कहता है कि इस तरह से तो हम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तभी आंटी के मोबाइल के ऊपर रेस्क्यू टीम से कॉल आ रही थी और उन्हें बताया जाता है कि ली शेंग की डेड बॉडी कहीं नहीं मिल रही। तो आंटी कहती है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आदमी जिंदा हो। दूसरी तरफ ली शेंग अभी सिर्फ 2 ही कदम चलता है कि वो गिर के बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर लुई आ जाती है अपने पेट डॉग के साथ। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जैसे ली शेंग को होश आती है तो उसके सामने डॉक्टर लुई बैठी हुई थी जो कि उसके लिए फ्रूट काट रही थी। ली शेंग डॉक्टर से पूछता है कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा और आप मुझे यहाँ पर कैसे लेके आई। तो डॉक्टर लुई उसे बताती है कि पता नहीं तुम्हारी कैसी फैमिली है, तुम्हें घर पे अकेला छोड़ के चली गई थी। जैसे ही मैं तुम्हारे घर पर पहुंची तो तुम बेहोश पड़े हुए थे, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ गई। ली शेंग उसे बताता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन टीना ही मेरे लुक आफ्टर कर रही थी और वो अपनी माँ को खाना देने के लिए हॉस्पिटल गई थी। लुई कहती है कि इट्स ओके, जब तक मैं बीजिंग में ही हूँ आप मुझे डॉक्टर की बजाय लुई कह के बुला सकते हैं और अब से मैं ही आपको लुक आफ्टर करूंगी। तभी वो उसका मोबाइल फोन उसे वापस करने लगती है, लेकिन ली शेंग को याद आ रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसने अपने मोबाइल में मूशी की और गोयान की फोटोज देख ली थी और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसीलिए वो उसे मोबाइल फोन वापस करता है। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो ली शेंग के बारे में बताते हैं कि ली शेंग की तबीयत अब ठीक है, इसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो लुई कहती है कि ठीक है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं इसे अपने साथ घर लेके जाऊंगी। ली शेंग तो बस उसकी तरफ देखे चले जा रहा था, लेकिन लुई अपनी मर्जी से ही डिसीजंस ले रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लुई को दिखाया जाता है जो ली शेंग को अपने घर लेके जा रही थी। तभी वहाँ पर उसके मोबाइल पर उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा भी था कि लू फैमिली के साथ चिप के बारे में बात करो जो कि हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लुई उसे कहती है कि ग्रैंडपा आपको पता भी है कि मेरी मेडिकल फील्ड है और मैं चिप ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, प्लीज आप ये काम किसी और को कह दें। लेकिन ग्रैंडपा उसे डांटे जा रहे थे तो लुई भी फोन बंद कर देती है। तभी ली शेंग को भी एक बात याद आ रही थी
कि मिस्टर लिवान की उन्हें कॉल आई थी, जिन्होंने उसे कहा था कि अपनी टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें न्यू चिप की जरूरत पड़ेगी और इसमें ली शेंग उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी गोयान हैंडल कर रहा था, इसीलिए ली शेंग ग्रैंडपा को कोई भी आंसर नहीं कर पाया था। लेकिन ली शेंग उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। फिर डॉक्टर लुई उसे अपने साथ लेके जाने लगती है, लेकिन ली शेंग उसे स्टॉप करता है और उसके कान में उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स बताता है। लुई ये बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और ली शेंग से कहती है कि सच में आप मेरी हेल्प करने जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। लुई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। वो कहती है कि अब आपको इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करना ही होगी और उसके साथ में वो उसे कहती है कि अब मैं आपकी बहुत ज्यादा केयर भी करूंगी। ली शेंग उसे कहता है कि आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपने मेरा ऑपरेशन किया था, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन डॉक्टर लुई उसे कहती है कि मैं अब यहाँ पर आ चुकी हूँ और इसीलिए आपकी केयर करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ली शेंग तो थोड़ा सा फॉर्मल हो रहा था, लेकिन लुई के फोर्स करने के बाद वो उसकी बात मान ही जाता है। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है, जो कि आंटी के साथ बैठा हुआ था। वो आंटी से कहता है कि आपने मूशी को बुलाया है ना, क्या वो सच में आपकी बात मान लेगी? तो आंटी कहती है कि फिक्र ना करो, मैंने उसे कहा है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है और ये बात वो कभी भी टालेगी नहीं। अभी देखना, वो थोड़ी ही देर में आने वाली होगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि मूशी जल्दी से वहाँ पर भागते हुए आती है और अपनी माँ और गोयान से अपने फादर के बारे में पूछती है। तभी उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो तुम्हें यहाँ पर बुलाने का बस एक बहाना था, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, तुम्हें गोयान के साथ शादी करनी होगी। मूशी तो अपने डैड से साफ कहती है कि मैं उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। गोयान भी सामने ही बैठा हुआ था। मूशी उसकी तरफ गुस्से से देखे चले जा रही थी, जबकि उसके डैड मूशी को बहुत ज्यादा डांटते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें मिस्टर गोयान से शादी करनी होगी। मूशी कहती है कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी और वो गोयान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है कि यकीनन तुमने ही मेरे डैड को फोर्स किया होगा। उसके डैड कहते हैं कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और अगर तुम इसके साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। मूशी गोयान की तरफ गुस्से से देखती है और उसे कहती है कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी और ये बात मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ। इसी के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके फादर दोबारा फिर से उसे रोकते हुए कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? तो मूशी उन्हें कहती है कि हाँ, ये मेरा लास्ट डिसीजन है और मैं इसी के ऊपर कायम रहूंगी, यानी कि मैं सिर्फ ली शेंग की ही वाइफ बनूंगी। फिर मूशी अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो मिस्टर मो के साथ बात कर रही थी। वो उसे कहती है कि गोयान ने मेरे पेरेंट्स को भड़काने की कोशिश की है, इसीलिए तो वो मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं गोयान के शादी करने के लिए, जबकि मैं तो उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर लगा देती हो। मूशी इमोशनल होते हुए से कहती है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, तुम तो मुझे ऐसे नहीं कह सकते। तो वो उसे गुस्से से कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गोयान के होते हुए तुमने हमेशा से ली शेंग को इग्नोर किया है और तुमने कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी और यहाँ तक कि तुमने गोयान के साथ एक डॉटर भी पैदा की और उसके बावजूद भी तुम ये चाहती हो कि ली शेंग तुमसे प्यार करे। ये सुनते ही मूशी खामोश हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ली शेंग से बहुत ज्यादा प्यार किया है। तो मिस्टर मो से कहते हैं कि तुम अभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुमने ली शेंग की जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर मिस्टर मो से कहते हैं क्योंकि तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानती हो, इसलिए दोबारा मुझसे किसी भी हेल्प की उम्मीद मत रखना। और ये कह के मिस्टर मो भी वहाँ से चले जाते हैं। मूशी तो बस उसकी तरफ देखे ही चले जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम ली शेंग को देखते हैं, जो कि लुई के साथ था और वो अपने वॉकर के साथ आहिस्ता आहिस्ता वॉक भी कर रहा था। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। टीना कहती है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे ब्रदर को इतने अच्छे से लुक आफ्टर किया है। और यहाँ पर हमें मूशी को भी दिखाया जाता है, वो भी उस कंट्री में शिफ्ट कर जाती है। मूशी अपने सामने ली शेंग और उन दोनों को देख लेती है। उसे लगता है कि ये ली शेंग है, वो उनके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी मूशी के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी और उसे बताया जाता है कि उसके स्टॉक्स तेजी से गिर रहे हैं, क्योंकि उसके और गोयान के बारे में काफी अफवाहें फैल रही हैं। इसीलिए वो जल्दी से लाइव कॉन्फ्रेंस करती है। फिर वो उन सब लोगों को बताती है कि गोयान मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड ली शेंग है और इसके अलावा उसका मेरे बिजनेस के साथ भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सभी लोग उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फिर आप ली शेंग के पास क्यों नहीं रहती। तो वो कहती है कि मैं ली शेंग को लुक आफ्टर कर रही हूँ और इसीलिए मैं गोयान के साथ शादी नहीं कर सकती। सब लोग उसे कहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स तो आपको गोयान के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो बात को टालते हुए कॉल बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में मूशी उसी होटल की तरफ जा रही थी। ली शेंग और टीना उसे बैक साइड से देखते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की मूशी जैसी लग रही है, लेकिन ली शेंग कहता है कि नहीं, वो भला यहाँ पर क्यों आएगी। तभी उनसे डॉक्टर लुई पूछती है कि आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई खास बात नहीं। तभी टीना के मोबाइल पे उसके फादर की कॉल आती है। वो उसे बता रहे थे कि तुम्हारी मामा खाना नहीं खा रही। टीना कहती है कि I'm so sorry ब्रदर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे अपनी माँ को लुक आफ्टर करने के लिए जाना होगा। और वो डॉक्टर लुई से कहती है कि प्लीज मेरे ब्रदर का ख्याल रखना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर लुई कहते हैं कि टीना तुम्हें बहुत प्यार करती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है?
तो मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो मेरी छोटी बहनों की तरह है और वो मेरे नेबरहुड में ही रहा करती थी। इसके अलावा मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर लुई तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती हैं। फिर ली शेंग अपने रूम में आ जाता है, तभी उसके मोबाइल के ऊपर टीना की कॉल आती है। टीना उसे बताती है कि ब्रदर, हम दोनों ने बिल्कुल सही देखा था, वो लड़की तो मूशी ही है और वो हमारे होटल में ही स्टे कर रही है। यहाँ तक कि उसकी एक स्टेटमेंट भी आई है जो कि उसने लाइव सबके सामने दी है, यानी कि वो आपके साथ ही शादी करना चाहती है और बहुत जल्दी वो आपको ढूंढ भी लेगी। ली शेंग तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाने की प्रैक्टिस करनी होगी और इसी के साथ ही वो काफी अच्छा सूट बूट भी पहन लेता है और अपने वॉकर के ऊपर चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसका डोर नॉक होता है। उसे लगता था कि मूशी ने उसे ढूंढ ही लिया है, तो वो डरते डरते दरवाजा खोलता है तो सामने डॉक्टर लुई खड़ी हुई थी। डॉक्टर लुई उसे कहती है कि अभी मैं आपको वॉक के लिए लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि आज सुबह से आपने वॉक नहीं की। ली शेंग उसे कहता है कि मैं इसे मना नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे लिए पहले भी काफी कुछ किया है, तो वो उसके साथ वॉक के लिए चला जाता है। तभी ली शेंग को अपने सामने मूशी आती नजर आती है जो कि कॉल पर किसी के साथ बात कर रही थी। ली शेंग जल्दी से ऑपोजिट साइड की तरफ तेज तेज चलना शुरू करता है। डॉक्टर लुई उसे कहती है कि क्या हुआ है, आप इतना तेज क्यों चल रहे हैं? आपको पता है इतना तेज चलना आपके लिए ठीक नहीं और आपकी लेग्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ली शेंग लुई की बात नहीं मानता और तेज चलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। मूशी जल्दी से वहाँ पर आती है और ली शेंग को उठाने में उसकी मदद करती है, लेकिन ली शेंग का फेस दूसरी तरफ था। लेकिन मूशी उसे देख नहीं पा रही थी। वो लुई को डांटते हुए कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने गिर गया है और तुम उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रही। लुई मूशी को सॉरी बोलती है और ली शेंग को उठा के वहाँ से चली जाती है। मूशी अपने दिल में सोचती है कि ये लड़का बिल्कुल ली शेंग जैसा लग रहा था। तभी मूशी को याद आता है कि उसने लुई को भी कहीं पर देखा हुआ है, तो वो उन दोनों को रुकने के लिए बोलती है। ली शेंग तो बुरी तरह से घबरा ही जाता है। जबकि डॉक्टर लुई पीछे मुड़ के देखती है। मूशी उसके आगे हाथ करते हुए कहती है कि आप लू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की पोती है ना, मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपकी पिक्चर फोटोग्राफ्स में देखी थी। लुई भी उसे कहती है कि आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मूशी उसे बताती है कि बहुत जल्दी हम लू ग्रुप के साथ अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं और यकीनन आपको भी उसमें आना होगा। क्या हम लोग आज रात डिनर कर सकते हैं? अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से पूछना चाहती हैं तो आप उनसे भी पूछ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लुई ली शेंग की तरफ देखते हुए उससे पूछती है तो ली शेंग ना में सर हिला देता है। तो लुई कहती है कि अभी मेरा बॉयफ्रेंड इजी नहीं, हम फिर किसी दिन आएंगे। मूशी कहती है कि इट्स ओके और इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर लुई ली शेंग को लेके घर पे आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और इसी के साथ वो किचन में जाके कुकिंग करने लगती है। तभी उसकी डोर बेल होती है और बाहर मूशी खड़ी हुई थी। मूशी ने अपने हाथ में वाइन की बोतल पकड़ी हुई थी और वो लुई से पूछ रही थी कि क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकती हूँ। ली शेंग को भी इस बात का पता चल जाता है, लेकिन मूशी ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, इसीलिए वो लुई के मोबाइल पे मैसेज करता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो लुई मूशी को हाँ बोल देती है। ली शेंग तो व्हील चेयर पर बैठा बैठा ही सो रहा था और बाहर से उसे कोई भी आवाज नहीं आती। उसे लगता है कि मूशी और लुई दोनों चले गए होंगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो मूशी वहाँ पर ही बैठी थी। वो ली शेंग की तरफ देखते ही आते ही उसे हक कर लेती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। ली शेंग कहता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा नाम ली शेंग नहीं, और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है। मूशी कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, भला आप ली शेंग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ली शेंग को तो मैं वैसे भी खो चुकी हूँ और वो बहुत ज्यादा सुड्यूस थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। फिर वो ली शेंग से कहती है कि आपको पता है मैं ली शेंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि मैंने गोयान को भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और अपनी बच्ची को भी। अब मैं सिर्फ ली शेंग को ढूंढना चाहती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूंगी। मूशी नशे की हालत में बहुत ज्यादा बातें करे जा रही थी। फिर वो ली शेंग का हाथ पकड़ के वहाँ पर ही सो जाती है। तो ली शेंग लुई को कॉल करके वहाँ पर बुलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मूशी काउच के ऊपर लेटी हुई थी और लुई उसे मेडिसिन दे रही थी। वो कहती है कि बस ये थोड़ी देर में ही होश में आ जाएगी। ली शेंग भी वहाँ पर ही था और वो अपनी व्हील चेयर पे वहाँ से जाने लगता है। मूशी की आंख जैसे ही खुलती है तो ली शेंग के सामने आ जाती है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, तुम वाकई ही जिंदा हो, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन ली शेंग उसे कहता है कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। मूशी उसे कहती है कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ली शेंग उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करती। लुई मूशी से कहती है कि अगर वो आपके साथ नहीं जाना चाहता तो आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मूशी उसे कहती है कि वो मेरा फियांसी है, तुम्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ली शेंग लुई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन के मूशी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि भले तुम मेरे साथ ना चलो लेकिन तुम झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है।
इसी के साथ ही लुई लीशेंग के लिप्स के ऊपर जोर से किस करना शुरू हो जाती है। मूशी को तो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लुई कहती है कि अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ गया है। मूशी लीशेंग से कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल से मिले हो और इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये कहते ही मूशी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर लीशेंग और लुई एक दूसरे की तरफ देखते हुए कंफ्यूज हो रहे थे। लुई कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लीशेंग कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे भी आपको यूज नहीं करना चाहिए था और गर्लफ्रेंड बोल के झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लुई कहती है कि इट्स ओके, लेकिन लीशेंग कहता है कि मैं काफी टायर्ड हूँ, रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। लुई कहती है कि वेट, मैं आपको रूम में लेके जाती हूँ। तभी उसकी मेड वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि आपका पपी मुझसे संभाला नहीं जा रहा। तो लुई कहती है कि ठीक है, मैं उसे खुद ही लुक आफ्टर कर लूंगी। लीशेंग कहता है कि प्लीज पहले मुझे रूम में छोड़ दो। लुई लीशेंग को लेके रूम में आ जाती है तो लीशेंग उसे पानी लाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर हमें उसके पपी को भी दिखाया जाता है जो यहाँ वहाँ भाग रहा था। लीशेंग उसे कहता है कि तुम मूशी के बारे में जानना चाहती हो। लुई कहती है कि हाँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो आपको हर्ट करती है तो प्लीज आप मुझे ना बताइएगा। लीशेंग कहता है कि नहीं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ और इसी के साथ ही लुई उसके पास बैठ जाती है। लीशेंग उसे बताता है कि मूशी मेरी पहली मोहब्बत थी और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन उसके बाद उसने मेरा एक्सटेंड प्लान किया ताकि वो गोयान के साथ शादी कर सके, क्योंकि गोयान के साथ वन नाइट स्टैंड के साथ उसकी एक बेटी पैदा हुई थी और उसे वो डायरेक्ट अपनी जिंदगी में नहीं ला सकती थी। इसीलिए उसने मुझे यूज करते हुए गोयान के साथ भी अपना रिलेशनशिप रखा, यहाँ तक कि उसने बहाना किया कि उसकी बेटी है ही नहीं और वो ऑर्फन हाउस से कोई बच्ची अडॉप्ट करने जा रही है, जबकि वो तो उसकी रियल बेटी थी। उसके बाद उसने मेरी वज़ेक्टमी भी करवा दी और मेरा एक्सटेंड करवाने के बाद मुझे पैरालाइज भी कर दिया ताकि मैं कभी भी दोबारा बच्चे पैदा करने की जिद न कर सकूं। लीशेंग कहता है कि अब अगर वो मुझसे माफी भी मांगेगी तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी में उसे शामिल नहीं करूंगा। लुई उसकी बात सुन के उसे बताती है कि आपका नहीं बल्कि मेरा भी एक ब्रेकअप हो चुका है। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी तो एक लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का तो सिर्फ मेरे पैसे के पीछे था। जब मैंने उसे पैसे देना बंद कर दिया तो एक दिन उसने मुझे वॉशरूम में बहुत ज्यादा मारा। उस वक्त आप ही थे जो वहाँ पर आए थे और आपने मेरी जान बचाई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि हमेशा आपको ढूंढ के आपके साथ ही शादी करूंगी। लेकिन लीशेंग उसे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि आपके साथ शादी कर सकूं। ये कह के वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लीशेंग को देखते हैं जो बेड पे सो रहा था। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा पार्सल पड़े हैं। लीशेंग जैसे ही घर के बाहर आके देखता है तो बाहर बहुत ज्यादा गिफ्ट्स पड़े हुए थे। लीशेंग लुई को कॉल करके गुस्से से कहता है कि मैंने कहा भी था कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे गिफ्ट भेजने की भला क्या जरूरत थी। तभी वहाँ पर लुई भी आ जाती है और उसी के साथ मूशी की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि आते ही कहती है कि ये इसने नहीं बल्कि मैंने भेजे हैं, और उसने अपने हाथ में एक बुके भी पकड़ रखा था। मूशी उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि जब पहले हमारी शादी होने वाली थी तो मैंने तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट बाय नहीं किया था, लेकिन अब की दफा मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई हूँ और ये सारे गिफ्ट्स भी मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट्स को बुला लेती है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेके आए थे। फिर वो सभी लोग अपने हाथ में पकड़ी हुई चीजों के बारे में बताने लगते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्लॉट्स हैं जो कि मिस मूशी ने आपके लिए बाय किए हैं, और एक ट्रे में बहुत ज्यादा गोल्ड भी था और इसके साथ में काफी ज्यादा कारों की चाबियां भी थीं। यहाँ तक कि उसने उसके लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट्स बाय किए थे। फिर मूशी एक रिंग निकालती है और लीशेंग के आगे करते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? प्लीज हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, इसीलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। लीशेंग कहता है कि तुम्हारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन तुम इन चीजों से मुझे खरीद नहीं सकती। मूशी लीशेंग से कहती है कि मेरा यकीन करो, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन लुई आगे बढ़ती है और मूशी के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्या अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम लीशेंग को प्रपोज करने जा रही हो? लीशेंग अपने दिल में सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं थी कि लुई मेरे लिए स्टैंड लेगी। इधर मूशी उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अगर मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी सारी डूब जाएगी और तुम्हारी फैमिली का दिवालिया होके रह जाएगा। लीशेंग उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करने जा रहा हूँ और इसीलिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। मूशी उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मेरे फियांसी हो, प्लीज तुम उसकी साइड नहीं ले सकते। लीशेंग उसके आगे चाकू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में से चली जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। मूशी उसे कहती है कि अगर चाकू मुझे लग जाता तो क्या तुम्हें पेन नहीं होनी थी? लीशेंग कहता है कि तुमने मुझे इससे कहीं ज्यादा दर्द दिया हुआ है, यहाँ तक कि तुमने मेरी वज़ेक्टमी भी करवा दी थी और तुम्हारी वजह से मैं पैरालाइज भी हुआ था। सोचो कि मैं मेंटली और फिजिकली कितना ज्यादा सफर कर रहा था, लेकिन उस वक्त तुम मेरे पास नहीं थी, बल्कि तुम्हें तो सिर्फ गोयान और अपनी बेटी की फिक्र थी।
मूशी कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लीशेंग उसे कहता है कि अगर तुम मर भी गई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मूशी कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। और इसी के साथ ही वो चाकू पकड़ लेती है और अपने पेट में खोप लेती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। मूशी कहती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो, लेकिन लीशेंग कहता है कि नहीं, मैं किसी के साथ शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ कभी भी नहीं आऊंगा। और इसी के साथ ही वो रूम में चले जाता है। लुई उससे पूछती है कि तुमने उसे ये क्यों कहा कि तुम शादी करने जा रहे हो। लीशेंग उसकी तरफ टर्न करते हुए कहता है क्योंकि मैं वाकई ही शादी करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो लुई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैं तो इस काबिल भी नहीं कि नील डाउन होकर तुम्हें प्रपोज ही कर सकूं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं अपना ट्रीटमेंट करवा सकूंगा। लुई इसी के साथ ही उसे चुप करवा देती है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि चाइना के सबसे बेस्ट डॉक्टर को हायर करो ताकि मिस्टर लीशेंग का ऑपरेशन हो सके, और मेरे सारे शेयर्स पे मिस्टर लीशेंग के नाम ट्रांसफर कर दो। और इसी के साथ ही वो कॉल बंद कर देती है। फिर वो लीशेंग से कहती है कि तुम कोई पुअर आदमी नहीं बल्कि तुम मेरे मैन हो, और इसीलिए मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगी। और इसी के साथ ही वो दोनों किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी लीशेंग के मोबाइल पे टीना की कॉल आती है और लीशेंग उसे बताता है कि मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ मैं वेडिंग करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन हमें वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर मूशी वेडिंग गाउन पहनकर लीशेंग का वेट कर रही थी। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दूल्हा तो आ ही नहीं रहा और सब लोग भी उसी को बातें किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाके देखती है तो लीशेंग तो लुई के साथ खड़ा हुआ था और लुई ने भी वेडिंग गाउन पहना हुआ था। मूशी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करने जा रहे। लीशेंग कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और लुई भी कहती है कि एक्सक्यूज मी, ये मेरे हस्बैंड हैं। टीना कहती है कि ब्रदर, आज आप दोनों का बहुत ज्यादा स्पेशल डे है, आप दोनों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी मूशी का असिस्टेंट आके उसे बताता है कि लू फैमिली ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और हमारी फैमिली का दिवालिया होने जा रहा है। मूशी तो स्ट्रेस के साथ वहाँ पर ही गिर जाती है और लीशेंग को आवाजें देती है, लेकिन लीशेंग तो उसकी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। फिर वो लुई के साथ स्टेज पर आता है और उसके साथ अपनी वेडिंग कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लुई और लीशेंग दोनों खाना खा रहे थे। तभी लुई किचन में जाती है और लीशेंग के मोबाइल के ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो न्यूज़ देख रहा था और पता चलता है कि मूशी ने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया है। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मैं एक इंसान की बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ और मुझे मेरे किए की सज़ा मिली है। और उसी के साथ ही लुई वहाँ पर आ जाती है। लीशेंग उसे देखते ही वो बंद कर देता है। लुई लीशेंग के पास आती है और वो कहती है कि हम दोनों अब एक वॉक के लिए जाएंगे क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है और मैं आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी लेके जाऊंगी और आप पहले जैसे हो जाएंगे। लीशेंग कहता है कि हाँ, मैं आपके साथ ही चलूंगा और वो अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पर ही छोड़ जाता है। यानी कि वो दोनों अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख चुके थे। और इसी के साथ ही हमारे आज का ड्रामा यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।